पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ के केरनी सेक्टर में भारी गोलीबारी। केरनी सेक्टर में भारी फायरिंग और मोर्टार से हमला। जानबूझकर आम लोगों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। दो दिन के बाद पाकिस्तान ने फिर शुरू की गुस्ताखी। भारत की जवाबी कार्रवाई से पस्त पड़ गया था पाकिस्तान। भारत की जवाबी कार्रवाई से उड़ गए थे होश। गुरुवार और शुक्रवार को फायरिंग की हिम्मत नहीं कर पाया था पाकिस्तान। क्या 2 दिन नई रणनीति बना रहा था पाकिस्तान? क्या नवाज शरीफ की बैठक में यही तय हुआ? क्या पाकिस्तान की शांति की पहल यही है? आखिर सीमा पर शांति क्यों नहीं चाहता पाकिस्तान? और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह हैं। दानवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ एक्सप्रेस पर। परसों हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। कल हमने ये चर्चा की जहां पर बैठक की गई और ये कहा गया, नवाज शरीफ खुद ये कहते हैं कि अब ये गोलीबारी रुक जानी चाहिए। तब भी ये कहा गया था कि भरोसा नहीं करना चाहिए। आज हम वही हालात देख रहे हैं, फिर से गोलीबारी। चाहता क्या है पाकिस्तान? नवाज शरीफ क्या अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पूरी तरह से अमनो चैन आ जाए लाइन ऑफ कंट्रोल पे या जम्मू एंड कश्मीर के जो इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर। तो वो किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं छुटपुट हरकत करता रहेगा। लेकिन फ़र्क इसमें ये अभी वाली घटना में और पहले वाली घटना में ये फ़र्क है कि इंटेंसिटी ऑफ फायर जो है काफ़ी कम था जी। और मेनली इस वाली फायरिंग में जो एनिमी फायर जो था वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स मिलिट्री पोस्ट था जी। और जो आप दिखा रहे हैं विजुअल्स में कि किसी घर के ऊपर फायरिंग आ गई है, तो वो ऐसा होता है कि इन पहाड़ी इलाकों में जब दुश्मन को शक लगता है कि रात में एम्बुश जो है इस घर के आसपास आके बैठ रहा है या यहाँ पे रात में हिंदुस्तान की पेट्रोल की हरकत होती है, तो वो उस इलाके को टारगेट करते हैं। और जनरली जो उनके जो लोकल एजेंट्स हैं वही बताते हैं कि रात में इस घर के पास फौज आती है रोज़ और यहाँ पे इस रास्ते पे एम्बुश आते हैं, तो उस घर को ऐसी टारगेटिंग हो जाती है। बट जो हमने जम्मू रीजन में देखा उस प्रकार से कार्रवाई पुंछ और राजौरी उस साइड में नहीं होती, बिकॉज उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। जम्मू रीजन में मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है जी। उसको टारगेट करने का मकसद है कि वो वहाँ से पलायन करे, वो छोड़े। और आज नहीं, पहले भी इस सेक्टर में आरएसपुरा ये काफ़ी फेमस रहा है, इनफेमस रहा है इस चीज़ की वजह से, एनिमी फायरिंग की वजह से जी। लेकिन जो राजौरी पुंछ में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करते मास लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स है और वो अपने आप को उनके साथ में आइडेंटिफाई करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड BS मलिक साहब भी जुड़ गए हैं। मलिक साहब, कल पाकिस्तान में बैठक हुई है, नवाज शरीफ खुद ये कहते हैं कि फायरिंग बंद कर देनी चाहिए। कल भी हमने चर्चा की, इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान भले कुछ भी कह रहा हो लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। आज हम वही देख रहे हैं, फिर से फायरिंग हो रही है। देखिए, इनके जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें 2 बातें खास उभर के आई है। पहली बात तो ये है कि दोनों देशों को अपनी शक्ति के बारे में पता है और एक दूसरे की शक्ति के बारे में पता है और लड़ाई एक ऑप्शन नहीं है। अभी सवाल ये उठता है कि ये जो सारी कार्रवाई शुरू हुई है और ये जो इसका जो दौर है, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, इसकी वजह क्या है? तो इससे 2 ही बातें सामने आती है
कि पहली बात तो है कि जो वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार, जो पाकिस्तान कहता है लोकतांत्रिक है, लेकिन उतनी लोकतांत्रिक नहीं है, और शायद उसके जो धागे हैं जी वो उनकी सेना के पास है जी। तो वो जब चाहते हैं तो तब उन धागों के हिला के उनसे जिस किस्म का बयान चाहते हैं वो बयान उनसे करवा लेते हैं जी। लेकिन असलियत में ये पूरी जो कार्रवाई है ये एक सूझे बूझी एक प्लान के अनुसार पाकिस्तान आर्मी कर रही है। कहीं पर वो रेंजर्स का इस्तेमाल करती है और कहीं पर वो आतंकवादियों का इस्तेमाल करती है जी। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी आतंकवादी जो सीमा के पार जो है वो इस फिराक में है जी। कि इस फायरिंग की आड़ में कैसे वो भारत की सीमा में भर्ती हो या अंदर आ जाए और जो इलेक्शन होने वाले उन इलेक्शंस पर प्रभाव डाले JNK के अंदर। जी मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कल ये कहा गया है, नवाज शरीफ खुद ये कह रहे हैं कि अब ये फायरिंग रुक जानी चाहिए, क्या हम इस बात का इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग होगी, उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, उन्होंने ये फायरिंग रोक दी है, हम भी शांति से बैठ जाएंगे, हमारी तरफ से कोई पहल की जाएगी? हालांकि भारत हमेशा ये कोशिश करता है कि आपसी बातचीत हो और उसी से कोई हल निकले। देखिए, बातचीत तब की जा सकती है जबकि इस किस्म की हरकत सीमा के ऊपर ना हो। हमारी जो राजनीतिक नेतागण हैं उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि फायरिंग और वार्ता दोनों साथ साथ नहीं हो सकती जी। और वार्ता, किसी किस्म की वार्ता, चाहे वो फ्लैग मीटिंग हो या ऊंचे स्तर की वार्ता हो या बातचीत हो, उसके लिए जरूरी है कि सीमा पर शांति हो और जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी किसी किस्म की ना तो फ्लैग मीटिंग के लिए हमारे नेता तैयार हुए हैं और न ही किसी बड़े लेवल की मीटिंग के लिए जी। तो इसमें ये जाहिर है कि अभी जो इसका जो जिम्मेवारी है वो ठीक तरह से और पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर है जी। कि तो वो हम ये देखेंगे पाकिस्तान क्या करता है, क्या रुख अपनाता है, उसके हिसाब से हम चलें। दानवीर जी, आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान जो रणनीति अपनाए हम उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाए, हमारी भी कोई प्लानिंग होगी? देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिंदुस्तान की एक स्टैंडिंग है एज अ मैच्योर नेशन। हमारी जो स्टेचर है एज अ रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर पावर, ये स्टेचर हमारा और ज़्यादा प्रबल हुआ कारगिल की वॉर के बाद, जब हमने अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस लगाए इन एक्सरसाइजिंग लॉट ऑफ रिस्ट्रेन। तो हमारा एक पड़ोसी है जो बहुत ही मूर्ख है और इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इनिशिएटिव लेके और हम भी उसके साथ में उसी प्रकार की मूर्खता के दायरे में आ जाएं। वो एक्शन करेगा और उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे ख्याल से इस बार का जो प्रयोग रहा है RSपुरा सेक्टर में, ये एक सफल प्रयोग रहा है और आगे भी इसी प्रकार से सिचुएशन जैसा वारंट करेगी उस हिसाब से रिस्पांस होगा और आई एम श्योर हमारा जो रिस्पांस होगा उससे कुछ ना कुछ मैसेज चाहे थोड़ा ही सही जरूर जाएगा पाकिस्तान जी। दानवीर जी, ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान जब भी ये फायरिंग करती है उसके पीछे मंशा यही होती है, या तो वो खेल में हार जाती है, विज्ञान के क्षेत्र में अगर भारत आगे निकल जाता है वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन इस बार हम पहली बार ये देख रहे हैं कि भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा अमूमन हमने पहले कभी नहीं देखा है और 65 की करीबन चौकियाँ हैं जिनको निशाना बनाया गया है। कोई संदेश देना चाहती है, सरकार बदलती है तब भी हमने देखा है पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग बढ़ जाती है। देखिए, हिंदुस्तान को कंस्ट्रेन, उसको उसमें रुकावट डालना, उसकी प्रोग्रेस में विघ्न डालना और उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करने से रोकने जी। के ऊपर जो है उनका जो स्ट्रेटेजिक विजन जो है पाकिस्तान का, वो उस दिशा की ओर है और उनका कोई भी प्रयास, चाहे नवाज शरीफ का आप UN जनरल असेंबली के अंदर आप स्टेटमेंट देख लीजिए, कश्मीर के स्टेटमेंट के अलावा उसने ये भी बोला कि UN का मतलब रीओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। वो किस तरफ डायरेक्टेड था? वो हमारी तरफ डायरेक्टेड था और पाकिस्तान परेशान हो गया है। हिंदुस्तान का जो इंटरनेशनल स्टेचर जो बड़ा है नई सरकार आने के बाद, जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आ रहा है, ये पाकिस्तान को कतई पसंद नहीं आ रहा है और ये उनकी डेफिनेट नेशनल सिक्योरिटी का एक विजन है कि हिंदुस्तान को कमज़ोर करके रखो, उसको दबा के रखो, उसको तंग करके रखो, जिससे कि वो
खुले तौर से ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर सके। जी, तो सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ तो वो भारत के साथ किसी भी तरह से बातचीत करना चाहता है, तो वहीं उसने फिर से सीज़फायर का उल्लंघन एक बार फिर कर दिया है। भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाने के बाद पाकिस्तान के हौसले टूट गए थे। आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की हरकतों पर जवाब क्या दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज़फायर। पाकिस्तान ने साफ किया कि उसकी नीयत साफ नहीं। 2 दिन के सन्नाटे के बाद पाकिस्तान ने जाहिर कर दिया कि उसकी नीयत साफ नहीं। सीमा पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी रेंजर 2 दिन शांत रहे, लेकिन आज उन्होंने एक बार फिर से सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया। इस बार निशाना बनाया गया पुंछ के केरन सेक्टर को। केरन सेक्टर में 4 भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान ने गोलियां बरसाईं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने करीब 1:30 बजे से फायरिंग शुरू की। पाकिस्तान की इस हिमाकत का भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने सिर्फ इसी हफ्ते में सीमा पर इतनी गोलीबारी की जितनी उसने 15 साल में कभी नहीं की थी। जम्मू क्षेत्र में 192 मीटर लंबी सीमा पर पाकिस्तान ने सिर्फ इसी हफ्ते 60 से ज्यादा भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी रेंजर ने जानबूझकर उन इलाकों को निशाना बनाया जहां पर आम लोग रहते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान की एक एक नापाक हरकत का जवानों ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान रात के अंधेरे में फायर करता है, आरटी बम से फायर कर रहा है। हमने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, मोटर बम से दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जो फायर कर रहा है, आरटी का फायर कर रहा है और भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कब तक पाकिस्तान फायर बंद नहीं करेगा, अब तक हम फायर जारी रखेंगे। हमने कोई छुरी नहीं पहना है, अपना धेरा में रहे। पाकिस्तान बहुत बढ़िया बात है। पाकिस्तान की हिमाकत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि अब ऐसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सीमा पर जवान सही काम कर रहे हैं। ये बयानबाजों की गोली चलने वाली नहीं है, जवानों की गोली चलने वाली है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कड़ी चेतावनी दे दी थी। बहनों भाइयों, हम लोगों ने नहले पर दहला चलाया है और हमारे सारे सेना और बीएसएफ के जवानों का हौसला बुलंद है। इसीलिए मैंने कहा किसी भी सूरत में हम आपके मस्तक को झुकने नहीं देंगे। इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। ये संदेश शायद उन तक पहुंचा भी है और अगर वो आगे बढ़ते रहे तो पहुंचता रहेगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब मिला तो वो इस कदर बौखला गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक तक बुला ली। पाकिस्तान दुहाई दे रहा था कि उसकी सेना किसी नागरिक को निशाना नहीं बना रही, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी फायरिंग में इसी हफ्ते 7 नागरिक मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? न्यूज एक्सप्रेस के लिए जम्मू से पंकज शर्मा के साथ सुनीता अरोड़ा की रिपोर्ट। और मलिक साहब, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? क्योंकि कल जब ये कहा गया कि फायरिंग अब बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, क्या वो कहता कुछ है करके और कुछ और दिखा रहा है, या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि ये वक्त नहीं है बयानबाजी का, गोलियां जवाब दे रही हैं पाकिस्तान को? इस तरह के बयानबाजी से भी बचना चाहिए क्या हमें? बिल्कुल ठीक कहा शिवानी आपने। देखिए, हम इन चीज़ों को संदर्भ में लेना चाहिए कि घटनाएं किस तरह से घटी हैं। पहली जो घटना थी वो थी कि जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली तो उस टाइम पर यहाँ पर नवाज शरीफ साहब आए थे, जो कि सेना को पसंद नहीं आया था। उसके बाद में उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए जिससे कि नवाज शरीफ अपनी उस दिशा में जो कि वहाँ जाना चाहते थे उनको जाने नहीं दिया गया, और यूनाइटेड नेशंस में उनको कहा गया कि वो कश्मीर के मुद्दे को दोबारा से उठाएं।
और बिलावल जो कि पीपीपी के अभी सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने भी कश्मीर पूरा लेंगे करके बात उठाई है। और अभी ये जो फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के बाद में यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान, जिसको कि भारत नहीं मानता शिमला एग्रीमेंट के बाद में, उसको दुहाई दी जा रही है कि यूनाइटेड नेशंस का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है उसको मौका देना चाहिए कि वो सीज फायर की दरियाफ्त करे। तो ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे से मेल खाती हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी न किसी तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं इस JNK की जो फायरिंग है और कश्मीर का जो सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाए। UN में किसी ने सुनी नहीं तो वो बॉर्डर पर फायरिंग करके चाहते हैं कि ये बात ऊपर उठे। ये उनकी सेना की नीति है। और साथ में सेना की नीति हमेशा रही है कि आमने सामने की लड़ाई के बजाय वो या तो आतंकवादियों का सहारा ले और या रेंजर्स का सहारा लेके ये इस तरह के हालात पैदा करे भारत में कि इस बात की सारे संसार में पता लगे कि भाई ये जो इलाका है इसमें वाकई हमें ध्यान देना चाहिए, नहीं तो लड़ाई ऊपर उठ सकती है। तो पिछले कुछ दिनों से सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। आनन फानन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बैठक बुलाई और कल ये तय किया गया कि अब इस फायरिंग को रोक दिया जाएगा। बावजूद इसके कल शांति रही। आज हम वही तस्वीरें फिर देख रहे हैं। मलिक साहब, एक ही बीच का रास्ता बचता है कि आप बैठें, बातचीत करें और कुछ हल निकले, लेकिन बार बार ये जो पाकिस्तान हमले करता है, सीमा पर शांति नहीं रहने देता है। हालांकि हासिल उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन चाहता क्या है पाकिस्तान? मुझे बड़ा अच्छा लगा शिवानी आपसे सैनिकों जैसी बात सुन के कि इससे हासिल कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, हासिल कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अफसोस ये है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो उनकी जो सरकार है उसके धागे उनकी आर्मी के पास है और वो आर्मी का एक जो मिली जुली उनकी जो एक प्लानिंग है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। और उसमें उनकी सरकार, आतंकवादी और ये जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक जो उनके प्रयत्न हैं, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से मेल खाते हुए दिख रहे हैं। UN में उसी बात को उठाते हैं, बिलावल से वही बात कहलवाते हैं, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की बात उठाते हैं, साइबर वार यानी कि वेबसाइट से में जो पाकिस्तान के हैकर्स हैं वो कई वेबसाइट्स को अभी हैक कर रहे हैं इंडिया में। ये सब लगता है कि एक मिली जुली एक किस्म की प्लानिंग है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये जो घटनाएं हैं इनका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, क्योंकि UN में उनकी कोशिश बेकार रही। तो ये जो बॉर्डर पे अभी कार्रवाई हो रही है ये अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक अभ्यास है, एक उनकी कोशिश है। ये कोशिश बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये कामयाब साबित नहीं होगी। अगर साबित होगी तो वो बात, लेकिन बात के लिए हमारी जो नेतागण हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि फायरिंग और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा है। और उसके साथ साथ ही ये पहली बार है जिसमें कि हमारे सैनिकों को जी बिल्कुल। दानवीर जी, सवाल यही उठता है कि UN असेंबली में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया था, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, हम उसमें अपना भविष्य भी तलाशते हैं। और ऐसी बात नहीं, हम पाकिस्तान भी ये चाहता है कि भारत के साथ संबंध बने रहें, लेकिन संबंध बनाने का एक तरीका होता है। भारत अगर वो तरीका अपना रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, पाकिस्तान में बहुत छोटी एक माइनॉरिटी है, इंग्लिश स्पीकिंग माइनॉरिटी है, जो हिंदुस्तान के साथ में अच्छे रिलेशनशिप चाहती है। जो वास्ट मेजॉरिटी है, जो पब्लिक है, पिछले 60-65 साल में इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज हो गई है और इतनी स्टाइलाइज्ड हिस्ट्री जो कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई है ओवर द ईयर्स, कि उसका देखने का नज़रिया हिंदुस्तान को अलग हो गया है। पाकिस्तान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आइडियोलॉजी बेस्ड कंट्री है और उसकी जो पूरी थॉट प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है, वो रिलीजियस आइडियोलॉजी ड्रिवन है। और इसके अंदर एक और इशू ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की यूनिटी पे हमेशा सवाल रहता है।
अपने कंट्री को एक मजबूत रखने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए उसको कश्मीर का सहायता लेना पड़ता है, कश्मीर का मुद्दा, और हिंदुस्तान के साथ में दुश्मनी जी। तो वो हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखते हैं, हिंदू इंडिया, और वो उसको एक सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के तरीके से देखते हैं, उसी तरीके से उसको प्रोग्रेस करते हैं, और उनके कंट्री में इसी प्रकार की एक बुनियाद है। तो ये कहना कि वो बिल्कुल हमें गले मिलना चाहते हैं और उनका प्यार बहुत उमड़ रहा है और वो रुक रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मानना हम लोगों का बिल्कुल गलत जी। होगा। और कुछ संगठनों का दबाव भी इतना ज़्यादा है पाकिस्तानी सरकार पर, वो चाहकर भी वो शायद नहीं कर पा रही होगी। मलिक साहब, जिस तरह से ये कहा जाता है कि भारत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें नहीं की जा रही। रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, वो ये कह देते हैं हम तो एटमी स्टेट हैं और हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत भी कमज़ोर नहीं है। देखिए, ये जो आणविक शस्त्रों के बारे में जो बातचीत है, ये तो बातचीत सुन के ही हंसी आती है, क्योंकि सबको मालूम है कि आणविक जो हथियार हैं ये डिटरेंस के हथियार हैं। ये कभी भी इस्तेमाल नहीं हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके अभी तक कहीं पर। सब देशों के पास में, जिनमें कि भारत और पाकिस्तान से ज़्यादा आणविक हथियार हैं, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। हालांकि तनातनी और सैनिक जो कार्रवाइयाँ हैं वो काफ़ी देशों के बीच में हो गई है, जिनके पास में आणविक हथियार है। तो आणविक हथियारों की बात तो हम एक साइड में रख दें। अभी सवाल आता है बाकी ताकत का। एक जमाना था कि जब ताकत जो है वो सिर्फ सेनाओं से गिनी जाती थी, लेकिन अभी जो किसी देश की जो ताकत है आजकल के हिसाब से वो गिनी जाती है कि उसमें इकोनॉमिक पावर कितनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी शिक्षित है और कितनी कैसा उसका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का लेवल क्या है, HRD लेवल क्या है। फिर देखा जाता है कि आपके टेक्निक यानी कि तकनीकी दिशा में आप कितना ऊपर है, आपकी राजनीतिक और कूटनीति में कितनी आपकी सुनवाई होती है बाहर के देशों में। और इन सभी दायरों में अगर हम देखें तो पाकिस्तान बहुत पीछे छूट चुका है जी। अभी ये मंगलयान वाली जो बात है, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने मांग लिया कि वो पहली बार में मंगल में पहुंचना यानी कि एक बड़ी भारी एक उपलब्धि थी भारत के लिए। तो कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं है, कोई भी ऐसा मापदंड नहीं है जिसमें कि पाकिस्तान कभी भी बिल्कुल या नजदीक, तो खैर दूर की बात है कि वो उसके बारे में सोच भी सकता हो। जी, बिल्कुल तो गंभीर ऐसी मामला है अवस्था मलिक में साहब, उनके पास लेकिन ये हरकतें बच्चों वाली लगने लगती हैं। जी। कारण रह गया वो है बॉर्डर में। जी मलिक साहब, मामला गंभीर है, यही लेकिन लगने जो लगती है, ना जो इसलिए बच्चों वाली करने लगता है, ऐसा लगता है पाकिस्तान विज्ञान के क्षेत्र में भारत अगर आगे निकल गया तो इस तरह से गोलीबारी शुरू कर दी जाती है, फायरिंग शुरू कर दी जाती है। अब ये कहा जा रहा है, हालांकि ये सच नहीं होगा, कहा यह जा रहा है कि एशियाई खेल में जो हॉकी का हश्र हुआ है पाकिस्तान का भारत के साथ, गोल नहीं दाग पाया तो गोलियां दाग रहा है। शिवानी, ये बात बचकाने वाली नहीं है। बात अभी यह है कि वहां पर जो पावर है वो किसके पास में है जी। और जो लोग पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं वह है पाकिस्तानी की सेना जी। और पाकिस्तानी सेना को ये कभी भी मंजूर नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो ठीक हो जाए, क्योंकि अगर वो ठीक हो जाते हैं तो उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो एकदम से कम हो जाएगी और वो किसी गिनती में नहीं रहेंगे जी। शायद आपके श्रोताओं को पता होगा, लेकिन मैं एक बार से दोबारा से बता दूं कि तकरीबन 2% जो GDP है पाकिस्तान की, वो वहां पाकिस्तान की सेना कंट्रोल करती है। तो एक छोटी मोटी बात नहीं है, उनका बड़ा भारी हिस्सा है। शायद इसीलिए भी कहा जाता है कि हर देश के पास अपनी सेना होती है, उसके जी हर देश के पास अपनी सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान सेना का एक पाकिस्तानी सेना के पास में एक देश है जी, कि सेना के पास में एक देश है। बिल्कुल ठीक है शिवानी, ये बड़ा ये स्ट्रेटेजिक सर्कल में काफी कहा जाता है कि एवरी कंट्री हैज एन आर्मी बट पाकिस्तान आर्मी हैज ए कंट्री। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इसको हंसी में हमें नहीं लेना चाहिए, हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि जो राष्ट्र पाकिस्तान को मदद देते हैं जैसे कि अमेरिका और चीन, उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान का वाकई भला चाहते हैं तो उसमें पाकिस्तानी सेना को उन्हें कंट्रोल करना चाहिए और जो भी वो मदद पाकिस्तान को देते हैं,
देखना चाहिए कि वो वाकई पाकिस्तान की जनता के पास जाए, पाकिस्तान के डेवलपमेंट में जाए, ना कि पाकिस्तान की जो सेना है उसमें अपने हथियार और बारूद इकट्ठा करें और बॉर्डर पर इस किस्म की कार्रवाई करें। मेरा सवाल भी इसी तो से ये जुड़ा बड़ा हुआ था। जरूरी है कि ये उत्तरदायित्व जो है, इतना गरजता है, क्या उसे अंतर्राष्ट्रीय मदद इतनी मिलती है, या जिस तरह से चाइना एक बड़ा मार्केट बनाता जा रहा है पाकिस्तान में, वो ये दम भी दिखाना चाहता है भारत को। हालांकि भारत भी शक्तिशाली देश बनता जा रहा है, वो भी किसी मायने में कम नहीं है। देखिए शिवानी, असली बात यह है कि एक विंडो देख रहा है पाकिस्तान की, एक खिड़की है, और ये जो खिड़की है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है, क्योंकि एक अवस्था ऐसी आएगी कि भारत जो है इतना आगे निकल जाएगा कि उन्हें बराबरी का सोच भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आज अपने राजनेताओं से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सालों से हमने जो सैनिक तैयारी है उसकी उपेक्षा की है, यूपीए के टाइम में भी और उसके बाद में एनडीए के टाइम में भी, और अभी भी बजट में, अभी जो बजट यूपीए और जो अभी यानी कि जो बीजेपी का जो बजट था या एनडीए का बजट कहिए, उसमें सिर्फ 0.03 की बढ़ोतरी है। अगर उसकी बढ़ोतरी ज्यादा हो जाए और हम सेना की ये जो बड़ी भारी कमी रही है पिछले 10 सालों में, इसको पूरा कर दें, तो आप देखेंगे कि वो भारत की तरफ आंख भी नहीं उठा पाएगा। मुश्किल ये है कि ये जो कमी है इसको वो एक खिड़की की तरह से देखते हैं कि जब तक ये कमी है तब तक वो इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई छोटा देश बड़े शक्तिशाली देश को इस तरह से परेशान करेगा बॉर्डर पे? ये तभी संभव है जबकि वो किसी कमजोरी को देख रहे हैं, और वो कमजोरी जो हमारी है सबको मालूम है, कई बार टीवी चैनल्स पे हर जगह डिस्कस हो गया है। ये जो कमी है जल्दी से जल्दी सरकार को पूरी कर लेनी चाहिए, और इस अवस्था में पहुंच जानी चाहिए कि पाकिस्तान की सेना रिएक्शन नहीं, यहाँ पर एक्शन करने की जरूरत है। दानवीर जी, पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि अंदरूनी हालात आपके ठीक नहीं है, आपका घर आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, आप पड़ोसी मुल्क पर हमला करने की सोचते हैं, एक सिर्फ दहशत का माहौल बनाने की कोशिश मानते हैं इसे हम। देखिए, पाकिस्तान में एक और चीज जो कि जनरली हम और हमें जो अपनी हमारी जो वो नज़रअंदाज जो हम कर रहे हैं, वो एक रिपोर्ट आई थी पिछले कुछ दिनों में कि पाकिस्तान के जो जिहादी एलिमेंट्स हैं वो नेवी के वॉरशिप्स को कब्जा करना चाहते हैं, और इन पाकिस्तान अफेयर्स के इंटरनल अफेयर्स के बारे में एक बहुत अच्छे जानकार हैं मिस्टर आलोक बंसल, उनका एक बहुत बेहतरीन आँख चौंका देने वाला आर्टिकल है जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वर्चुअली 2 फ्रिगेट्स पे कब्जा कर लिया था जी। तो पाकिस्तान अंदर से बहुत हिला हुआ है, काफ़ी इनसिक्योर है। इनसिक्योर तो खैर वो पैदा ही हुआ था और उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है जी। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान आगे प्रोग्रेस कर रहा है उसको देख के वो और डर रहा है जी। तो आलोक बंसल जी ने साथ में ये भी कहा था कि पाकिस्तान अगर अपना बयान दे भी देता है कि हम फायरिंग रोक देंगे, इस पे यकीन भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तब क्या कर जाए कोई नहीं जानता। यकीन तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इनसिक्योर कंट्री है, जिहादिस्ट मेंटालिटी है उसके हुक्मरानों की और सुसाइडल टेंडेंसीज हैं। तो ये एक बड़ा डेंजरस कॉकटेल है। हमें लॉन्ग टर्म सोचते हुए हमें बहुत डीप रूटेड तैयारी करनी पड़ेगी, मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, और हमें पाकिस्तान का मुकाबला आगे आने वाले समय में बहुत मल्टी फ्रंट्स के ऊपर उसको मुकाबला करना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। मलिक साहब, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हम इस बात का इंतजार करें पाकिस्तान फायरिंग करे, हम उसका जवाब दे दें? क्या हम इंतजार करें वो शांति से बैठे, हम भी शांति से बैठे रहें? क्या हमारी तरफ से हालांकि पहल की गई है बातचीत की, लेकिन इसका असर पाकिस्तान पर नहीं होता? देखिए शिवानी, जैसे मैंने पहले कहा है, हमें अपनी शक्ति जिसको कि हमने अनदेखा किया है पिछले 10 साल में, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी वो जो कमियां, यानी कि चीफ्स के लेटर और बाकी आर्टिकल्स दुनिया भर में सबको पता है, दुनिया भर के मैगजीन्स में आ रहा है, 2 लाख करोड़ का इक्विपमेंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कम है जी। और आए दिन ये बात आती रहती है कि अभी हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, अभी जहाज का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, अभी हवाई जहाज़ों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि अपनी जो हमारी कमियां हैं तीनों सेना, तीनों अंगों की, वो जल्दी से जल्दी पूरी कर देनी चाहिए। और हमारा जो डिफेंस का जो बजट है, जो कि अभी सबसे कम लेवल पर पहुंचा हुआ है,
और मैंने बताया कि 1.78 यानी कि जो बीजेपी की सरकार उसने 0.03% बढ़ाया है। तो ये कमी 0.03% जो जीडीपी का है इससे कमी पूरी होने वाली नहीं है जी। इसलिए जब तक हम ध्यान नहीं देंगे अपनी पूरी शक्ति को, जो कमियां पिछले 10 साल से हमारी सेना के अंदर, हमारी नौसेना के अंदर, हमारी वायुसेना के अंदर रही है, उनको हम जल्दी से जल्दी पूरा नहीं करते, तब तक ये हमेशा एक अनदेखा रहेगा, हमेशा ये भुलावा रहेगा पाकिस्तान को कि हम शायद ये जो खिड़की थोड़ी सी खुली है, जब तक कि भारत अपनी पूरी सैन्य शक्ति पूरी करता है तब शायद ये खिड़की खुली है और हम उसका फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी कहा मलिक साहब कि जिस तरह से सेना का दबाव पाकिस्तान में है, नंबर 1 जी आपने जैसा कि कहा कि सेना का दबाव पाकिस्तान में है, तो हम भारत में भी यही देखते हैं कि अगर एक सरकार आ जाती है वो दूसरी सरकार जो रही, जी बिल्कुल, जो सरकार रही थी उसकी नाकामियां गिनाती रहती है, वो क्या कर रही है शायद ये बताना भूल जाती है। वो नहीं गिनाना है, हमें ये गिनाना चाहिए कि जो हमारी कमियां रही हैं उनको पूरा करें। यह है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने अभी यूनाइटेड नेशंस में रवैया दिखाया ये बिल्कुल सही था। हमें कभी भी बराबरी की बात नहीं सोनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में बराबरी का तो सवाल ही नहीं उठता। उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो कार्रवाइयां हैं वो इस किस्म की है कि उनको देखकर भारत जैसा बड़ा देश जो है उसके भुलावे में नहीं आना चाहिए। तीसरी बात जो आती है कि हमारी जो आंतरिक दशा है ये हम हमेशा भूल जाते हैं। जितनी भी हमारे यहाँ घटना होती है जी, यानी कि आतंकवादी जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें हमेशा हमारे देशवासियों का हाथ रहता है। हमें देखना चाहिए कि हमारे जो पुलिस रिफॉर्म है वो होने चाहिए, जिससे कि हमारी जो अभी देख लीजिए वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है जी, इतनी बड़ी घटना हुई है, विस्फोट हुआ है और एनआईए जो है वहां पर इन्वेस्टिगेट नहीं करने जा रहा। वहां की जो सरकार है वो ये कह रही है कि साहब ये जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो इससे टूट जाएगा, सेंटर जो है हमारे यहाँ दखल अंदाजी कर रहा है। ये कोई बात में बात हुई? इसलिए जरूरी है कि जहां तक देश का सवाल आता है, जो हमारे प्रदेश हैं और हमारा जो सेंटर है ये दोनों एक ही साथ मिलकर, इतने गंभीर मामले हैं, इस पर कम से कम राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। पिछली सरकार ने क्या किया है, हमें क्या करना चाहिए, मजबूत करें, बिल्कुल क्या हो चुका है इस पर चर्चा ना करके शायद ये सोचना पड़ेगा कि अब होना क्या चाहिए। बिल्कुल मलिक साहब आपके पास आऊंगी और दानवी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।